मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति का जो दूसरा पार्ट है। आज हम बेसिकली देखेंगे भारत के वनों का वर्गीकरण। वन कितने वर्गों में बांटा गया, ये टॉपिक विशेष तौर पर बीए पार्ट थर्ड के साथ एमए फाइनल ज्योग्राफी में लगता है। इसके अलावा हम देखें विभिन्न कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी इससे संबंधित यानी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने पहले बताया हमारा विजन काफी यानी लंबा है कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थी को बीए के साथ साथ में कंपटीशन की तैयारी करवाना। तो हम उसी दृष्टिकोण से ही क्या है थोड़ा व्यापक अध्ययन इसके अंदर करवाते हैं। तो कल भी हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि विभिन्न एग्जामों में इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो आज भी हम उसी तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए कल हमने देखा था कि भारत के अंदर जो तापमान, वर्षा, भौगोलिक स्थिति के आधार पर यानी वनों को, भारतीय वन संपदा को 6 भागों में बांटा गया था, जिसमें हमने देखा सदाबहार वन भी थे, मानसूनी पतझड़ भी वन थे, मानसूनी शुष्क वन भी थे, कंटीले वनों के बारे में भी देखा। इसके अलावा पतझड़ वन और पर्वतीय वनों के बारे में विस्तार से हमने देखा कि उसकी क्या क्या विशेषताएं पाई जाती। आज हम भारतीय वनों का वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें एक वर्गीकरण तो भूगोलवेत्ता डेडले स्टाम्प का वर्गीकरण देखेंगे। इसके अलावा हम देखें तो प्रशासनिक दृष्टि से भारतीय वनों को ब्रिटिश काल के अंदर कितने भागों में डिवाइड किया गया था और भारतीय संविधान के अनुसार यानी वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यानी प्रमुख रूप से एग्जाम के अंदर जो 7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं या 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पुटअप किए जाते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली सामाजिक वानिकी है क्या, कृषि वानिकी क्या है, या 16 वन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए हमने कल डिस्कस किया कि वन प्रमुख रूप से वन या वनस्पति जिसमें पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार की लताएं, घास है, वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एनवायरमेंट के अंदर पलती है, बढ़ती है और विकसित होती है और अपने वश में वृद्धि होती है। लेकिन यदि हम देखें वर्तमान के अंदर जो औद्योगिकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है और उसके परिणाम स्वरूप यानी मनुष्य के वन संपदा का अतिदोहन के कारण कई प्रकार की असामयिक घटनाएं देखने को मिलती है। जैसे यानी पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में चमोली के अंदर जो हिमस्खलन की घटना हुई, जिसमें एक गांव है पूरा का पूरा दफन हो गया और जिसमें सैकड़ों लोग काल कलवित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो कहीं न कहीं हम प्रकृति के साथ यानी जो हमारा दृष्टिकोण है उसके प्रति हमें सोचना होगा कि वन संपदा यानी वन हमारी प्रकृति को सुरक्षित करने का कार्य करते हैं, हमारी जलवायु है उसको सुरक्षित करने का कार्य करते हैं। तो वैश्विक रूप से जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, जिसमें कहीं न कहीं मानव का योगदान है, विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ईंधन या नगरीकरण, औद्योगिकरण प्रमुख रूप से उसमें जिम्मेवार है। इसके साथ उपभोक्तावादी संस्कृति भी इसको हम जिम्मेवार कह सकते हैं। चलो अपने अध्ययन करते हैं कि भारत में वनों का वर्गीकरण। देखिए वनों के वर्गीकरण को यानी प्रमुख रूप से यानी सामान्य वर्गीकरण तो हमने कल देख लिया था। इसके अलावा आज हम डेडले स्टाम्प का वर्गीकरण और भारतीय ये ब्रिटिश काल में प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया था, भारतीय संविधान में वनों को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखें प्रशासनिक दृष्टि से। तो देखिए भारत पहले इंग्लैंड का उपनिवेश था और वो वनों को मुख्य रूप से संरक्षित करने के लिए अपने उपयोग के लिए वनों को 3 भागों में डिवाइड किया गया था ब्रिटिश काल के अंदर। और ब्रिटिश काल के अंदर जो वनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से क्या है यानी 3 वर्गों में विभाजित किया। एक तो था सुरक्षित वन,
जिसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो सुरक्षित वन बेसिकली वे आते हैं जो सीधे सरकार की देखरेख में मुख्य रूप से क्या है, यानी उसके अंदर लकड़ी काटना या पशु चारण की जो क्रियाएं हैं वो पूर्णतः प्रमुख रूप से क्या है, प्रतिबंधित इसके अंदर की जाती है। और ये जो वन है पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्य रूप से क्या है, संरक्षित किए जाते हैं। तो इसके अंदर देखें तो देश में लगभग क्या है, यानी जो 55% वन है, 55% वन है वो मुख्य रूप से क्या है, सुरक्षित श्रेणी के अंदर प्रमुख रूप से क्या आते हैं। तो इसके अंदर यदि हम भारत के कुल क्षेत्रफल की देखें तो लगभग 42.33 हेक्टेयर, यानी 42.33 हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो बेसिकली इन सुरक्षित वनों में। तो ये पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ये वनों को सुरक्षित किया जाता है। इसमें लकड़ी काटना या पशु चारण का जो कार्य है वो पूर्णतः मुख्य रूप से क्या है, प्रतिबंधित इसके अंदर किया गया है। और इसी प्रकार के वन राजस्थान में भी है। और राजस्थान में 2017 के आंकड़ों का यदि हम विश्लेषण करें तो 37.32, यानी राजस्थान में 37.32% भाग पर सुरक्षित वन है वो प्रमुख रूप से क्या है, पाए जाते हैं। तो भारत में ये वनों की संख्या ज्यादा है, राजस्थान में इन सुरक्षित वनों की संख्या है बेसिकली कम देखने को मिलती है। दूसरा यदि हम बात करते हैं यानी रक्षित वन, यानी रक्षित वन से तात्पर्य है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसके अंदर प्रमुख रूप से आ जाते हैं सुरक्षित में रिजर्व फॉरेस्ट और संरक्षित में मुख्य रूप से आ जाते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बेसिकली क्या होते हैं, इन वनों की देखभाल भी मुख्य रूप से क्या है, सरकार के द्वारा की जाती है। परंतु इसमें जो स्थानीय लोगों को बिना किसी क्षति पहुंचाए यदि वो मुख्य रूप से जलाऊ लकड़ी के रूप में या कंदमूल फल आदि एकत्रित करने के अंदर यानी उसको छूट दी जाती है। विशेष प्रकार की जो भारत की जो यानी जनजातियां जो रहती है वो जनजातियां को मुख्य रूप से क्या है, यानी एक उचित अनुपात के अंदर अपने जीवनचर्या के लिए इन वनों का उपभोग है वो कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी प्रमुख रूप से क्या है, यानी कुछ बाध्यताएं इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है, रखी गई है। तो इसके अंदर देखें तो इसके अंदर पशु चारणे और कुछ मात्रा में जो सूखी लकड़ी काटने की छूट दी जाती है आदिम जनजातियों को। और ये वन भारत के 28.27, यानी भारत में देखें 28.27% भाग पर संरक्षित वन है वो प्रमुख रूप से क्या है, पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर ये वन सर्वाधिक प्रमुख रूप से क्या है, पाए जाते हैं। तो राजस्थान में देखें तो लगभग 56% या 56.29% भाग पर यानी भारत राजस्थान में सुरक्षित वन पाए जाते हैं। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि राजस्थान में कौन से वनों की श्रेणियों सर्वाधिक पाई जाती है, सुरक्षित वन, रक्षित वन या अवर्गीकृत वन। तो उसके अंदर राजस्थान में संरक्षित जिसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं जिसकी संख्या 56.29 है, वही भारत में देखें तो सुरक्षित वन 55% भाग पर वन है बेसिकली ये देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं अवर्गीकृत वन। तो अवर्गीकृत वन यानी जिसका किसी प्रकार का वर्गीकरण है वो प्रमुख रूप से नहीं किया गया है। इसके अंदर वृक्षों को काटने, पशु चारण आदि पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये एक बेसिकली निजी प्रकार के वन होते हैं। और देश में देखें तो लगभग 16.64% जो वन है वो अवर्गीकृत श्रेणी के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, ये वन प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। वहीं राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में यदि हम बात करें 6.39% भाग पर अवर्गीकृत वनों की श्रेणी के अंदर प्रमुख रूप से आते हैं।
तो प्रशासनिक दृष्टि से ब्रिटिश काल में भारतीय वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया। सुरक्षित वन जो मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण और हमारे राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय जो मुख्य रूप से क्या अभ्यारण्य है उनमें यानी जीव जंतु और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वन होते हैं, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था। दूसरा है रक्षित वन जो जिसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। भारत के कुल वन का 28.27 और राजस्थान में सर्वाधिक 56.29। तो ये राजस्थान पुलिस में प्रमुख रूप से ये प्रश्न है पूछा जा चुका है। इसके अलावा अवर्गीकृत वन जिसका किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं होता, इसमें लकड़ी काटने, पशु चारण का किसी प्रकार का बेसिकली इसके अंदर प्रतिबंध है वो नहीं होता। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ये जो वन है ये तो प्रशासनिक दृष्टि से वर्गीकरण है और ये वर्तमान में भी वर्गीकरण चल रहा है। दूसरा यानी ये 1994 की जो वन नीति थी उसके तहत ब्रिटिश काल में इसका निर्धारण है वो प्रमुख रूप से क्या है किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अंदर यानी प्रमुख रूप से वनों के संरक्षण की बात की गई थी, वहां पर भी वनों को वर्गीकृत करने की बात इसके अंदर रखी गई थी। तो उस दृष्टिकोण से यदि हम देखें भारतीय संविधान में प्रमुख रूप से क्या है स्वामित्व के आधार पर या प्रशासन और प्रबंधन की दृष्टिकोण से यानी स्वामित्व, प्रशासन और प्रबंधन की दृष्टि से भारतीय वनों को प्रमुख रूप से 3 कैटेगरी के अंदर प्रमुख रूप से इसके अंदर डिवाइड है वो किया गया था। तो फर्स्ट आ जाता है आपका कौन सा राजकीय वन। बेसिकली राजकीय वन से स्पष्ट हो जाता है कि ये पूर्णतः राज्य या केंद्र सरकार के स्वामित्व के अंदर प्रमुख रूप से होते हैं या उसके नियंत्रण के अंदर प्रमुख रूप से होते हैं। और भारत के अंदर देखें तो लगभग यानी 93.8% यानी लगभग 94% वन है वो राज्य की वन की श्रेणी के अंदर प्रमुख रूप से इसके अंदर आते हैं। और ये वन भारत में देखें तो लगभग 59.78 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में ये वन है वो प्रमुख रूप से फैले हुए हैं। तो राजकीय वन राज्य या केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं, ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में यानी 93.8% में। तो एसएससी में ये वर्षन पूछा गया था भारतीय संविधान के अनुसार जो वर्गीकृत वन है उसमें सर्वाधिक यानी वन कौन से आते हैं। तो राजकीय वन आते हैं 93.8% भाग पर ये वन है वो प्रमुख रूप से क्या है आते हैं। फिर दूसरा आता है सामुदायिक वन यानी सामुदायिक वन का प्रशासन नियंत्रण प्रमुख रूप से क्या है जो स्थानीय नगर निकाय है, बोर्ड्स हैं, नगर पालिका कह सकते हैं या जिला परिषद या जो ग्राम पंचायतों के अंदर जो नियंत्रण में होता है वो बेसिकली सामुदाय यानी नाम से ही स्पष्ट है यानी सामुदायिक वन है वो मुख्य रूप से क्या है जो हमारे प्रशासनिक इकाइयां हैं छोटी, जिसमें स्थानीय नगर निकाय है, बोर्ड है, नगर पालिका है, म्युनिसिपल बोर्ड है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है। जैसे मैं इसका उदाहरण अपने आसपास लीलकी गांव है तो लीलकी का जो बेड है वो मुख्य रूप से क्या एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के नियंत्रण में मुख्य रूप से वो है। तो इस प्रकार यदि इस प्रकार देखें तो वो सामुदायिक वन की श्रेणी के अंदर आता है अपना लीलकी का बेड जो लीलकी और उसके बमाड़ा और आसपास के गांव के अंदर यानी प्रमुख रूप से क्या है फैला हुआ है। तो यानी इसको संरक्षित करना हमारा एक नैतिक दायित्व भी बनता है। तो सामुदायिक वन आ गया। तीसरा आ जाता है निजी वन। निजी वन की जब बात आती है तो ये व्यक्तिगत लोगों के अधिकारों के अंदर होता है यानी अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपने निजी संरक्षण के लिए यानी इन वनों का उपयोग किया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक होता है प्रमुख रूप से। और ये वन यानी इसके बारे में एक बार प्रश्न पूछा गया था यानी आर्मी का जो एग्जाम था उसमें बताया गया कि निजी वन भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो भारत का राज्य है उड़ीसा जिसको ओडिशा भी कहते हैं। अब इसका नाम क्या हो गया ओडिशा। तो ओडिशा के 1600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये निजी वन है वो प्रमुख रूप से क्या है आते हैं। फिर दूसरा यदि हम बात करते हैं निजी वन के मामले में दूसरा स्थान किसका आता है तो दूसरा स्थान आ जाता है उत्तर पूर्व का राज्य है मेघालय। मेघालय राज्य में लगभग यदि हम बात करते हैं तो 1040 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हुए हैं। कितने 1040 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में
फैले हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यानी ये निजी वन है, मुख्य रूप से पूर्णतः निजी होते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है यानी व्यवसायिक है। उड़ीसा के अंदर सर्वाधिक है 1600 वर्ग किलोमीटर में। इसके अलावा उत्तर पूर्व का राज्य जो मेघालय के अंदर यानी ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी दूसरे स्थान पर 1040। इसके बाद पंजाब में देखें तो तीसरा स्थान आता है पंजाब का, और पंजाब में 840 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। देखिए वन वर्षा को आमंत्रित करते हैं। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं मेघालय राज्य के अंदर, हमने कल भी डिस्कस किया था क्लास में कि यहाँ यानी गोरा खासी जयंतिया पहाड़ियां पाई जाती है, और उस पर विश्व का सर्वाधिक यानी वर्षा वाला जो क्षेत्र है कौन सा, मानसीराम। उससे पहले आज से 20 साल पहले हम एक साल पढ़ते चेरापूंजी सर्वाधिक वन थे, लेकिन अब मानसीराम में है खासी पहाड़ियों में, लेकिन 15-20 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों में। तो यदि हम देखें तो उसमें मुख्य रूप से 15-20 सालों में ऐसी क्या घटना हुई जिसके कारण यानी पहले चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती थी, अब यानी विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम में। तो ये देखिए अपने उत्तर पूर्वी या दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में आदिम जनजातियां रहती है, और आदिम जनजातियां स्थानांतरित कृषि करती है, और स्थानांतरित कृषि में यानी अपने आसपास की जमीन को क्या वन को काटते हैं, उसको जलाते हैं, वहां बिखेर कर यानी आदिम तरीके से कृषि करते हैं, जिसको स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2-3 साल बाद में चेंज करते रहते हैं। तो इसके आसपास यानी चेरापूंजी के आसपास वन संपदा है वो धीरे धीरे क्या है कम हो गई, जिसके कारण चेरापूंजी दुर्गम क्षेत्र है वहां यानी मानसीराम, तो उस क्षेत्र में वर्षा और यानी उस क्षेत्र में ज्यादा हो लगे, क्यों, वन वर्षा को क्या करते हैं आमंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ पर है, तो पहले तो चेरापूंजी था, आजकल यानी मानसीराम में प्रमुख रूप से क्या है हो गया है। तो भारतीय संविधान के अंदर यदि हम देखें स्वामी यानी मुख्य स्वामित्व के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, प्रबंधन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। राजकीय वन यानी मुख्य रूप से यानी ये सरकार के नियंत्रण के अंदर प्रमुख रूप से क्या होते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। 93.8 लगभग 94% वन आते हैं। सामुदायिक वन है, ये मुख्य रूप से समुदाय विशेष के होते हैं, और इसका नियंत्रण भी वहां के स्थानीय निकायों के पास होता है, नगर पालिका के पास, नगर परिषद के पास, जिला परिषद के पास, ग्राम पंचायतों के पास, यानी जो नियंत्रण होता है सामुदायिक वन कहलाते हैं। निजी वन जो जिस पर मुख्य रूप से क्या है व्यक्तिगत अधिकार होता है, और ओडिशा में सर्वाधिक निजी वन पाए जाते हैं, दूसरा स्थान मेघालय का, तीसरा स्थान यानी पंजाब राज्य का आता है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुसार वनों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। मैंने बताया ये प्रश्न प्रमुख रूप से क्या है यानी एसएससी के अंदर पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुसार वनों के अंदर यानी सर्वाधिक वन को कौन किस में आते हैं, तो राजकीय वन के अंदर प्रमुख रूप से आते हैं। अब हम देखते हैं भौगोलिक वर्गीकरण में वर्षा एवं वार्षिक वितरण के आधार पर भूगोलवेता और डैडले स्टाफ। तो डैडले स्टाफ ने भारतीय यानी वनों को प्रमुख रूप से 4 भागों के अंदर वर्गीकृत किया है। यानी इसका जैसे हम बात करते हैं सदा हरित वन, यानी नाम से पड़ा रहता है, यानी वर्ष भर यानी ये हरे भरे रहने वाले जो वन है वो यानी सदा हरित वन है, जिसका हम कल भी अध्ययन कर चुके हैं कि सदा हरित वन है जहां वर्षा होगी 200 सेंटीमीटर से अधिक, जहां पर तापमान होगा 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उन क्षेत्रों में यानी जहां आर्द्रता 70% से अधिक होगी, तो यानी इसमें वर्षा होगी कितनी, यानी 200 सेमी से अधिक, पहली बात। दूसरा तापमान में देखें तो 24 डिग्री से यानी 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद थर्ड आता है आर्द्रता 70% से अधिक देखने को मिलती है। तो ये वन है आर्द्र मंडल में आते हैं। कौन से आर्द्र मंडल में आते हैं? सदा हरित वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 70% आर्द्रता आर्द्र मंडल में पाए जाते हैं। ये वन भारत की मैप में कहाँ आते हैं, जिसमें एक तो आता है, हमने अध्ययन किया था कल कि ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग। दूसरा हमने देखा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
तीसरा हमने देखा था उत्तर पूर्व के जो राज्य है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्रमुख रूप से देखने को मिलती है, वहां ये वन प्रमुख रूप से आते हैं। दूसरा हमने देखा था मानसूनी वन। तो मानसूनी वन है भारत में सर्वाधिक, यानी भारत का 70% से अधिक क्षेत्र में मानसूनी वन पाए जाते हैं। और कल हमने अध्ययन किया था कि मानसूनी वन को वर्षा की विविधता के आधार पर 2 भागों में बांटा था। जब वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर तो वो तो हो गया यानी आर्द्र मानसूनी वन। आर्द्र मानसूनी वन या जिसको पतझड़ वन कहते थे, ये मुख्य रूप से क्या है पंजाब हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का भूभाग, तेलंगाना और ये थ्रेड तक मुख्य रूप से तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। और दूसरा है शुष्क मानसूनी वन। और शुष्क मानसूनी वन है वो यानी जो आर्द्र मानसूनी वन के पश्चिम के अंदर स्थित है, जो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान आ जाता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और यानी ये कर्नाटक का क्षेत्र में प्रमुख रूप से क्या है फैले हुए हैं। फिर हमने देखा कि शुष्क वन या जिसको कंटीले यानी वन के नाम से भी जाना जाता है, जहां वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से कम, विशेष तौर अपने राजस्थान के अंदर। इसके अलावा जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है या जो पंजाब हरियाणा का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उसके अंदर ये वन मिलते हैं। यानी वनों की विशेषताएं हैं कि अपने आसपास के वनों के अंदर हम देख सकते हैं, पेड़ों के अंदर देख सकते हैं कि पत्तियां छोटी होंगी, कंटीली होंगी, पतझड़ ऋतु में अपने पत्ते झाड़ देते हैं, तो ये लंबी जड़ें होंगी, छाल मोटी होगी। ये विशेषताएं प्रमुख रूप से क्या है शुष्क वनों के अंदर प्रमुख रूप से मिलते हैं। तो ये शुष्क वन बेसिकली यानी प्रमुख रूप से देखें तो 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। लेकिन यानी फिर आते हैं मरुस्थलीय वन। तो मरुस्थलीय वन डेजर्ट वन है, वो प्रमुख रूप से अपन जो पश्चिमी राजस्थान है उस क्षेत्र के अंदर है, जो यानी शुष्क क्षेत्र में जहां वर्षा प्रमुख रूप से यानी 0 से लेकर यानी 25 सेंटीमीटर या लगभग यूं कहें 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये मरुस्थलीय वन है वो प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलते हैं। शुष्क वन की अपेक्षा इनमें मुख्य रूप से वर्षा कम होगी। इसकी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यानी डैडले स्टाम्प ने भारतीय वनों को 4 भागों में बांटा, सदा हरित वन, मानसूनी वन, शुष्क वन और मरुस्थलीय वन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सामाजिक वानिकी क्या है। तो सामाजिक वानिकी का हम डिस्कस करें तो सामाजिक वानिकी जनता के सहयोग से देश के अंदर हरितिकाओं के निर्माण के लिए यानी देश को हरा भरा करने के लिए यानी मुख्य रूप से क्या है केंद्र प्रायोजित परियोजना थी। तो भारत में जो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी तो उसमें सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है वो प्रमुख रूप से क्या है शामिल किया गया। सामाजिक वानिकी 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य रूप से क्या है एक भाग था, जिसके तहत क्या है यानी वन विभाग और सामान्य जनता के सहयोग से वनावरण के अंदर वृद्धि करने के लिए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यानी जलाऊ लकड़ी चारा की पूर्ति की जा सके या भूमि को मुख्य रूप से क्या है यानी बंजर भूमि में वृक्षारोपण कार्य कर मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर किया गया। तो सामाजिक वानिकी के अंदर यानी मुख्य रूप से जो खाली बंजर ऊसर भूमि है उसके अंदर वन संपदा लगाई जा सके, जिससे स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार मिले और वन का विकास हो सके। और धीरे धीरे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर निःशुल्क आदिम जनजातियों को दिया जाता है, तो उसका भी एक पार्ट है माना जाता है कि वन संपदा पर दबाव कम हो और मुख्य रूप से ईंधन का रूप में जो उपयोग करते थे तो उसको यानी इस प्रकार की योजनाएं दे जिसमें ऐसे फलवर्गीय पौधे लगाए जाए जिससे उनको यानी एक आर्थिक लाभ हो, वन को काटने की बजाय वनों को लगाए। तो यानी ऐसे यानी वनों के अंदर यानी मुख्य रूप से आदिम जनजातियों को या वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यानी उसका एक विशेष प्रोत्साहन इसके अंदर दिया गया था कृषि वानिकी। तो यानी सामाजिक वानिकी में सामाजिक वानिकी के अंदर भी कृषि वानिकी एक पार्ट के रूप में इसमें शामिल किया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य वन विभाग के द्वारा यानी प्रमुख रूप से सामान्य जनता के सहयोग से वनावरण के अंदर वृद्धि करने के लिए या प्रमुख रूप से उनकी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यानी चारा है, जलाऊ लकड़ी है,
में के अंदर वर्दी करने यानी उसके अंदर उपयोग के लिए वनारोपण का विस्तार किया गया, जिसके तहत कई कार्य योजनाएं प्रमुख रूप से इसके अंदर अपनाई गई, जिसमें कृषि वानिकी भी एक पार्ट था। दूसरा हम बात करते हैं कृषि वानिकी क्या है। तो कृषि वानिकी प्रमुख रूप से क्या है, यानी ये केंद्र समर्थित कार्यक्रम था, जिसके तहत 50% खर्च है वो केंद्र सरकार देती थी, और छठी पंचवर्षीय योजना में ये कृषि वानिकी शुरू किया गया। जो 20 सूत्री कार्यक्रम था उसका एक भाग था ये यानी कृषि वानिकी, जिसके तहत क्या है, प्रमुख रूप से जो बंजर भूमि है, ऊसर भूमि है या ऐसे क्षेत्रों के अंदर यानी कृषकों को यानी कृषि यानी वनों की कृषि कर उसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है, आय प्राप्त कर सके, जिसमें खेतों में मेड़बंदी की जाए, घास फूस लगाया जाए और वनारोपण को प्रोत्साहन इसके अंदर दिया जाता है। ऐसी फलवर्गीय पौधों को यानी मुख्य रूप से क्या है, कृषि करवाई जाती है, जिससे पर्यावरण का भी संरक्षण हो और उनकी आजीविका के अंदर भी प्रमुख रूप से क्या है, वृद्धि हो। और जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसमें ही भारत के अंदर यानी स्कूलों के अंदर पौधारोपण या वृक्षारोपण का एक गहन संघन अभियान प्रमुख रूप से क्या है, इसके तहत चलाया गया था, ताकि क्या है, अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको यानी स्कूल कैंपस है या उसके आसपास वृक्षारोपण किया जा सके। तो ये रीत की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि स्कूलों में वनारोपण करने के लिए कौन सी कार्य योजना अपनाएगी, तो जिसके अंदर क्या है, यानी 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर यानी स्कूलों को हरा भरा करने के लिए वहां वृक्षारोपण कार्यक्रम भी प्रमुख रूप से क्या है, चलाया गया। अब बात करते हैं शोला वन क्या है। देखिए शोला वन के बारे में 2 नंबर की टिप्पणी पूछी जा सकती है कि दक्षिण भारत के अंदर विशेष तौर पर नीलगिरी है, अन्नामलाई है, पालनी की पहाड़ियों में जो पाए जाने वाले जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। देखिए सदाबहार वन यहाँ उत्तर पूर्व क्षेत्र के अंदर यहाँ मिलते हैं, लेकिन ये जो पहाड़ियां हैं वो काफी ऊंची 2000 मीटर से अधिक ऊंची है। तो वहां पर पाए जाने वाले जो शीतोष्ण कटिबंधीय तुल्य यानी जो सदाबहार वन है वो बेसिकली यानी शोला वन के नाम से जाना जाता है, जिसमें सोलाई है, सोनार है, जैसे कई वृक्षों की प्रधानता प्रमुख रूप से क्या है, इसके अंदर देखने को मिलती है। अब हम डिस्कस करें देश के अंदर यानी वन नीति यानी इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। देश में प्रथम वन नीति बनी थी 1894 में, दूसरी वन नीति बनी थी 1952 में, जिसमें देश के कुल भूभाग पर के 33% भाग पर वन होने के लिए यानी मुख्य रूप से यानी जलवायु के संतुलन के लिए 33% वन होने चाहिए। तो ये बात 1952 की नीति में। फिर संशोधित नीति 1988 के अंदर भी मुख्य रूप से यानी कई कार्य योजनाएं इसके अंदर शामिल है वो की गई। इसके बाद यानी प्रश्न पूछा जाता है यानी प्रमुख रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ है या उसकी स्थापना कब हुई, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है यानी उत्तराखंड के देहरादून के अंदर है। कहाँ है, उत्तराखंड के देहरादून के अंदर है, जिसकी स्थापना 1981 के अंदर की गई। इसके अलावा शुष्क वन रिसर्च यानी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जिसको यानी अपने राजस्थान के जोधपुर के अंदर यानी प्रमुख रूप से शुष्क वन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जोधपुर के अंदर प्रमुख रूप से क्या है की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कानपुर है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी प्रमुख रूप से आ जाती है नागपुर के अंदर, और नागपुर का महाराष्ट्र के अंदर प्रमुख रूप से क्या है स्थित है। इसके अलावा वन महोत्सव कब बनाया जाता है, तो वन महोत्सव बनाया जाता है 1 से 7 जुलाई को प्रतिवर्ष यानी वर्षा ऋतु के अंदर वनों के में वृद्धि करने के लिए यह 1950 से वन महोत्सव है वो शुरू किया गया था, जिसमें सघन वृक्षारोपण प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर किया जाता है। इसके अलावा यानी खेजड़ली मुख्य रूप से दिवस का बनाया जाता है, तो खेजड़ली यानी प्रमुख रूप से क्या है यानी 1730 के अंदर खेजड़ली गांव के अंदर खेजड़ली यानी वृक्षों का एक मात्र मेला भरता है अपने राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव के अंदर। तो इससे संबंधित या
प्रमुख रूप से इससे के रिलेटेड देखें तो भारत में चिपको आंदोलन के बारे में भी इससे संबंधित क्वेश्चन लिया जाता है, या भारत में साइलेंट वैली कहां पर है, तो साइलेंट वैली केरल के अंदर स्थित है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। या फूलों की घाटी कहां पर स्थित है, तो फूलों की घाटी प्रमुख रूप से क्या है, यानी उत्तराखंड राज्य के अंदर संबंधित है। इसके अलावा इन एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए उनकी श्रृंखला का एक दिन विशेष अध्ययन हम करेंगे। तो आज हमने भारतीय वनों का वर्गीकरण प्रशासनिक दृष्टि से, भारतीय संविधान की दृष्टि से और भौगोलिक वर्गीकरण का विस्तार से अध्ययन किया। तो इसी के साथ ये टॉपिक यही समाप्त होता है। इसी के साथ जय हिंद।